नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय लोकतंत्र की बिल्कुल बुनियाद के बारे में। हमारे मौलिक अधिकार। ये सिर्फ कुछ नियम नहीं है जो संविधान की किताब में लिखे हैं, नहीं, ये तो हर भारतीय नागरिक से किया गया एक वादा है। तो सवाल ये उठता है कि एक आम इंसान के लिए इन अधिकारों का असल में मतलब क्या है। देखिए, ये सिर्फ कागज पर लिखे शब्द नहीं है, बल्कि ये हर व्यक्ति के सम्मान और उसकी आज़ादी की एक पर्सनल गारंटी है। हमारा संविधान हमें मोटे तौर पर 6 मौलिक अधिकार देता है: समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार और आखिर में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। चलिए एक एक करके इन सभी को समझते हैं। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। हम पहले संविधान के वादे को समझेंगे, फिर समानता और स्वतंत्रता के जो 2 बड़े स्तंभ हैं उन पर बात करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि ये अधिकार कमजोरों को कैसे बचाते हैं, आस्था की आज़ादी का क्या मतलब है, और अंत में उस अधिकार की बात करेंगे जो बाकी सभी अधिकारों का गार्डियन है। तो शुरू करते हैं पहले पड़ाव से, संविधान का वादा। ये जो मौलिक अधिकार हैं, ये संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेके 35 तक दिए गए हैं। पता है, इन्हें संविधान का सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये सरकार की ताकत पर एक लिमिट लगाते हैं और नागरिकों को एक सुरक्षा देते हैं। अच्छा, संविधान का वादा तो समझ लिया। अब चलिए उन 2 पिलर्स को देखते हैं जिन पर यह वादा टिका हुआ है: समानता और स्वतंत्रता। ये वो अधिकार हैं जो तय करते हैं कि एक नागरिक और सरकार के बीच रिश्ता कैसा होगा। समानता का अधिकार, जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, एक इंसाफ पसंद समाज की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है, कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी के भी साथ उसके धर्म, जाति या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं हो सकता। सरकारी नौकरियों में सबको बराबर का मौका मिलेगा। छुआछूत जैसी प्रथा को जड़ से खत्म कर दिया गया है। और हाँ, किसी भी तरह के खास टाइटल्स जैसे राजा महाराजा अब नहीं चलेंगे। समानता के ठीक बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। ये व्यक्तिगत आज़ादी की आत्मा है, कह सकते हैं। यह अधिकार पक्का करता है कि हर इंसान अपनी जिंदगी, सम्मान और अपनी शर्तों पर जी सके। आर्टिकल 19 में हमें 6 तरह की आज़ादी की गारंटी मिलती है: बोलने और अपनी बात रखने की आज़ादी, शांति से कहीं भी इकट्ठा होने की आज़ादी, कोई भी यूनियन या एसोसिएशन बनाने की आज़ादी, देश में कहीं भी घूमने फिरने की आज़ादी, कहीं भी बसने की आज़ादी और कोई भी काम धंधा या व्यापार करने की आज़ादी। हमारा संविधान एक जिंदा दस्तावेज है और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है ये केस। 2017 में केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत सरकार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क फैसला दिया। कोर्ट ने कहा कि निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के तहत दिए गए जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का ही एक जरूरी हिस्सा है। तो ये निजता का अधिकार है क्या चीज़? इसका मतलब है कि हर इंसान को ये हक है कि उसकी निजी जिंदगी में बिना वजह कोई दखल अंदाजी ना हो। ऐसे मामले जिनसे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है, वो प्राइवेट ही रहें। ये हमारी पर्सनल स्पेस की सुरक्षा करता है। चलिए अब आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, कमजोरों की सुरक्षा। देखिए, संविधान में कुछ अधिकार ऐसे भी हैं जो समाज के कमजोर तबकों के लिए एक ढाल की तरह काम करते हैं, उन्हें शोषण और भेदभाव से बचाने के लिए। ये नंबर 14 बहुत मायने रखता है। आर्टिकल 24 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे से फैक्ट्री, खदान या किसी भी खतरनाक जगह पर काम नहीं करवाया जा सकता। ये बाल मजदूरी के खिलाफ एक बहुत मजबूत कानूनी कवच है। ठीक इसी तरह आर्टिकल 29 और 30 अल्पसंख्यकों यानी माइनॉरिटीज के हितों की रक्षा करते हैं। ये सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार उन्हें अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बचाने का हक देते हैं। इतना ही नहीं, वो अपनी पसंद के स्कूल कॉलेज भी खोल सकते हैं और चला सकते हैं, ताकि भारत की जो विविधता है वो हमेशा बनी रहे। हमारा अगला टॉपिक है आस्था की आज़ादी। ये एक ऐसा अधिकार है जो हर व्यक्ति के अंदरूनी विश्वास, उसकी आत्मा की आवाज़ से जुड़ा है। और भारत जैसे देश में जहां इतने सारे धर्म हैं, ये अधिकार तो और भी जरूरी हो जाता है। आर्टिकल 25 से 28 हमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देते हैं। इसका मतलब है, कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी धर्म को मान सकता है, उसके रीति रिवाजों का पालन कर सकता है और उसका प्रचार भी कर सकता है। साथ ही अपने धार्मिक मामलों को मैनेज करने का हक, किसी खास धर्म को बढ़ावा देने के लिए टैक्स देने से छूट और कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा से मुक्ति का अधिकार भी इसमें शामिल है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, अधिकारों का रक्षक। सोचिए, ये वो अधिकार है जो बाकी सारे अधिकारों में जान डालता है, उन्हें सिर्फ कागज पर लिखा एक वादा नहीं रहने देता।
संविधान बनाने वाले डॉक्टर B.R. अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को यूं ही नहीं संविधान का दिल और आत्मा कहा था। सिर्फ इस एक लाइन से ही हम समझ सकते हैं कि ये कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 32 हर नागरिक को ये जबरदस्त ताकत देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार को कोई छीनने की कोशिश करे तो वो इंसाफ के लिए सीधे देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इन अधिकारों को लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट 5 तरह के खास आदेश जारी करता है, जिन्हें हम रिट्स कहते हैं। ये इंसाफ के बहुत शक्तिशाली हथियार हैं, जैसे हेबियस कॉर्पस। इसका मतलब है कि अगर किसी को गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है तो कोर्ट उसे अपने सामने पेश करने का आदेश दे सकता है। या फिर मैंडेमस, जिससे कोर्ट किसी सरकारी अधिकारी को उसका काम करने का आदेश देता है। हर रिट इंसाफ दिलाने का एक अलग और असरदार तरीका है। अधिकारों के सुरक्षा की इस कहानी में एक और मील का पत्थर है 1973 का केशवानंद भारती केस। इसी केस ने मूल संरचना सिद्धांत यानी बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जन्म दिया। अब ये सिद्धांत कहता क्या है? ये कहता है कि संसद संविधान में बदलाव तो कर सकती है, लेकिन वो संविधान की बुनियादी चीजों को नहीं बदल सकती, जैसे कि मौलिक अधिकार, लोकतंत्र या धर्मनिरपेक्षता। इनको ना तो बदला जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। एक तरह से ये सिद्धांत संविधान की आत्मा का गार्ड है। तो हमने देखा कि ये मौलिक अधिकार हर नागरिक के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं, एक शील्ड। ये हमें बराबरी, आज़ादी और इंसाफ का वादा करते हैं। सोचिए, ये अधिकार 70 साल से भी ज्यादा पहले लिखे गए थे। लेकिन सवाल ये है कि आज के भारत को ये किस तरह से आकार दे रहे हैं और आने वाले कल में इनकी भूमिका क्या होने वाली है।